ओके। एक यूजर्स की स्क्रीन हमारे पास है, और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सक्सेसफुली मैं यूजर्स वाले टैब पर चला गया। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, सबसे पहले दो तीन चीजें आज देखेंगे बड़ी बेहतरीन। एपीआई कॉल किस तरह करेंगे, एक्सियोस से एपीआई कॉल किस तरह करेंगे। ठीक है। और अगर एक छोटी सी एग्जांपल क्लास कंपोनेंट की करवा दूं तो भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है। जबरदस्त यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होती है। ठीक है। मैंने सारा जो आपका कंपोनेंट था वो कमिट कर दिया है। ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर और आपके सामने एक कंपोनेंट बनाने लगा हूँ। और यहाँ पर मैं अगर कमिट लिख दूं यूजिंग ऊप या फिर क्लास, सही है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है। उसके बाद जो आपका कंपोनेंट का नेम है, जो आपकी स्क्रीन का नेम है, जैसे भी आप बनाना चाहो, सही है, क्लास, सही है, क्लास यूजर स्क्रीन एक्सटेंड्स, एक्सटेंड करो, ये बताया था मैंने रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, सही है। और यहाँ पर आके किसी किस्म का एरर अब मुझे रिसीव नहीं हो रहा है, सही है। रेंडर मेथड इज रिक्वायर्ड, और वो आपको रिटर्न करेगा एक JSX। और यहाँ पर मैंने बता दिया div h1 loop in react, सही है। ये आपने बना लिया एक कंपोनेंट क्लास बेस्ड, नॉट अ फंक्शनल बेस्ड। ठीक है। इस तरह का काम कहीं पे हुआ हुआ देखो, फिर वही बात है, आप भाग नहीं सकते हो, काम तो करना है। सही है। इस तरह का हुआ हुआ है, इसी तरह का खींच लेंगे। फंक्शनल वाला हुआ हुआ है, वो तो आता ही है। ठीक है। अच्छा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर्स, ठीक है, सेव कर लेते हैं। और अब अगर हम जाते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ओपन रिएक्ट, नहीं आ रहा। ओपन रिएक्ट हमारे पास, बात क्लियर है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्लियर है। रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्या है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट लिखने की बजाय आपके पास यहाँ पर जो बकेट मिल रही होती है वहां से आप कंपोनेंट मंगवा लो, सही है। अब रिएक्ट डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कंपोनेंट ऊपर से हमें मिल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर इसकी थोड़ी सी थ्योरी तो मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मैंने बताया था कि अगर एक पेरेंट क्लास का डेटा चाइल्ड वाले क्लास में चाहिए हो तो एक्सटेंड करके उस क्लास का नाम लिखना जरूरी है, ताकि पेरेंट वाले की प्रॉपर्टीज आपके पास एक्सेस हो जाए। ऐसा कुछ बताया था, सही है। तो जो रिएक्ट का कोड लिखा हुआ है इन लोगों ने पीछे, उस पे एक क्लास बनी हुई है कंपोनेंट, जो आपको अलाउ करती है कि भाई आप कंपोनेंट बना लो क्लास बेस की। ठीक है। एक्सटेंड्स कंपोनेंट अगर नहीं करोगे तो आपका जो क्लास बेस वाला कंपोनेंट है वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है। तो ये सिर्फ इतना सा था, हम इसको लेकर आगे नहीं जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो हम इसको लेकर आगे नहीं जाएंगे, आपने फंक्शनल बेस पे ही रहना है, क्योंकि वही अभी मार्केट ट्रेंड है और वही चल रहा है, सही है। लेकिन फिर भी इस तरह का अगर काम नजर आ जाए तो भागने का ऑप्शन आपके पास फिर भी नहीं, सही है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्लियर है। इसको अब हम कमिट कर देते हैं और ऊपर वाले काम पर चले जाएं। यहाँ पर वापस आए, ठीक है, यहाँ पर आ गए। और
हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, चले जाते हैं जेसन प्लेस होल्डर। जेसन प्लेस होल्डर, और यहाँ से हम किस पे, यूजर्स पे। सही है, ये यूजर्स की एपीआई हमें मिल रही है। ठीक है, इसको जरा चलाकर देखते हैं कि हम इसको कॉल करें और नीचे डेटा रेंडर हो जाए। बहुत आसान है। सही है, आपको मसला होना ही नहीं चाहिए। कॉन्स एपीआई कॉल इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन। सही है, और उसके बाद हमने बना लिया एक ट्राई कैच। कंसोल डॉट लॉग समथिंग वेंट रॉन्ग while calling API, और कॉलन स्पेस कॉमा एरर। ठीक है, किसी किस्म का एरर आए तो हमें वो यहाँ से रोक दे। ठीक है, उसके बाद जो है इस फंक्शन को बनाना है हैव एसिंक्रोनस फंक्शन फॉर एपीआई कॉलिंग पर्पस। इस फंक्शन को बनाना है एसिंक्रोनस फंक्शन। एसिंग लगा दिया, कोई डैन कैश यूज नहीं कर रहे हम। सही है, एसिंग लगा दिया। अब ठीक है भाई, एपीआई कॉल को अपने पास वेरिएबल में सेव करा लो। ऑन एपीआई यूआरएल इज इक्वल टू दिस कंट्रोल। ठीक है, अच्छा, कॉन्स्ट रेस्ट इज इक्वल टू वेट करना किसका, फेच कॉल होगा और एपीआई यूआरएल को वो कॉल करे। ठीक है, उसके बाद फेच आपको डायरेक्ट जेसन नहीं देता है। ठीक है, कॉन्स्ट टारगेट डेटा इज इक्वल टू वेट कीजिएगा किसका, रेस है तो डॉट जेसन, है तो डॉट जेसन। सही है, कंसोल डॉट लॉग टारगेट। आसान हो गया भाई, बेहतरीन है। सही है, ये आपने एक फंक्शन बना दिया किसका, एपीआई कॉल करने का। और अब इस फंक्शन को आप कॉल करोगे जैसे ही आपका कंपोनेंट माउंट हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बना देता हूँ एक यूज इफेक्ट हुक। सही है, एक यूज इफेक्ट हुक मैंने बनाया। कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड। सही है, और उसके बाद कॉमा एम्प्टी एरे रिक्वायर्ड। एम्प्टी एरे किस लिए, जैसे ही कंपोनेंट रेंडर हो जाए सिर्फ उस वक्त कॉल करना, बार बार किसी स्टेट पे कॉल करने की हमें जरूरत नहीं। ठीक है, किसी स्टेट पे बार बार हमें कॉल करने की जरूरत नहीं। पड़ सकती है, कब पड़ेगी वो उस वक्त की उस वक्त देख लेंगे। और यहाँ पर मैंने बोल दिया एपीआई कॉल को आप अपने पास कॉल कर दो इस फंक्शन को। सही है, ऑल्ट शिफ्ट है। और अब हम जो है क्या करते हैं, आ जाते हैं जरा यहाँ पर। और उसके बाद हम एक दफा यहाँ पर भी आएंगे कि भाई यहाँ पर कुछ लिख रहा है। सेव किया, होम कंपोनेंट, कंसोल हमारा क्लियर है। यूजर्स पर आया, और सक्सेसफुली आपके पास जो 10 यूजर का डेटा था उस एपीआई में डेफिनेटली वो आपको यहाँ पर नजर आ गया। ठीक है, और एक दफा आता हूँ वापस, इसको दोबारा क्लियर करा, इधर आता हूँ, इसको भी दोबारा क्लियर किया, कंट्रोल माइनस माइनस। सही है, इस एरिया को भी अब आपने आज से यूज करना शुरू कर देना है कि भाई कौन सी एपीआई कॉल हो रही है, कितनी दफा कॉल हो रही है। कंसोल बंद हो गए, आपको नहीं नजर आ रहे, आप देखना चाह रहे हो किसी यूजर की कि इसने कौन सी एपीआई कॉल करी, कैसे पता चलेगा। मैं जरा रिफ्रेश मारता हूँ।
तो उसने आपको बता दिया भाई एक फेच रिक्वेस्ट मिली है यूजर्स कर कर, उसको क्लिक करा तो उसमें आपको ये डेटा मिल रहा है। सही है। हेडर में जाओगे, आपको वो यूआरएल भी बता देगा, आपको वो गेट रिक्वेस्ट भी बता देगा, और कोई इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको लग रही है तो वो भी आप उठा लो। नहीं तो उसने आपका एक किस्म का सारा काम कर दिया, एपीआई का यूआरएल भी दे दिया, मेथड भी बता दिया, भाई डेटा का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है वो भी आपको बता दिया कि भाई ये रिस्पॉन्स हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। ठीक है। तो अगर कभी किसी एपीआई को चेक करना हो किसी वेबसाइट से, और कंसोल तो आप डेफिनेटली ऑफ करके दोगे हमेशा, तो नेटवर्क टैब के जरिए आप निकाल सकते हो जिस एपीआई को आप निकालना चाहते। सही है, अनलेस कि उसने ऐसी सिक्योरिटी मारी भी हो कि आप ढूंढ ना पाओ। ठीक है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, जो कि हमें बिल्कुल आती है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? सही है, कोई मुश्किल तो नहीं था। ठीक है। अब इसी काम को एक दफा हम कर लेते हैं एक्सियोस के जरिए से। ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको जरा एक दफा बंद कर देता हूं मैं, और इसकी भी अब जरूरत नहीं है। एक्सियोस एनपीएम। ठीक है। डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं है, नो सीडीएन कुछ नहीं। लाइब्रेरी उठाएंगे, इसी को चलाएंगे। npm इंस्टॉल एक्सियोस कॉपी किया, वापस आते हैं, और कंट्रोल डबल सी सी एल एस, यहाँ आते हैं वापस, किसको खोल लेते हैं, पैकेट डॉट जेसन। सही है। यहाँ पर हमारे पास तीन लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड है, रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट राउटर, आज नंबर 4, विच इज npm इंस्टॉल एक्सियोस। इंस्टॉल सक्सेसफुली, वेरीफाई कर लो, बिल्कुल हो चुकी है। लाइन नंबर 13, एक्सियोस वर्जन 1.12.2 इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। ठीक है। वापस आते हैं इसके पास, और इस वाले काम को मैं कमिट करूंगा कि भाई अगर इसके अलावा कोई और तरीका हो तो वो किस तरह करें। यूज इफेक्ट को तो खोल देते हैं, पूरे फंक्शन को दोबारा कॉपी कर लेते हैं कि अगर आपने इस तरीके का काम कर दिया, कंट्रोल भी, बल्कि एक सेकंड, इस पूरे को कॉपी कर दिया मैंने, और कंट्रोल भी, अब इसको हम अपने पास ओपन कर लेते हैं, और ये जो फंक्शन था इस पूरे को हमने कट करके डायरेक्ट इसके अंदर लिख दिया, उसके अंदर ही बनाया, उसके अंदर ही कॉल करा, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है, कोई मसले वाली बात। अच्छा, अब एक्सियोस रिक्वायर्ड है, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। सही है। एक्सियोस हमने मंगवा लिया, और इसको हमने यूज नहीं करना भी, हमने एक्सियोस को यूज करेंगे। तो बिल्कुल एसिंक रिक्वायर्ड है, हर चीज रिक्वायर्ड है, बस ये रिक्वायर्ड नहीं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, एक्सियोस डॉट गेट, और यहाँ पर मैंने एपीआई का यूआरएल बता दिया। सही है। ये आपको डायरेक्ट डेटा ला कर देगा, किसी किस्म का आपको जेसन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और रेस्ट को हम जरा चला लेते हैं अपने पास कि कोई मसला आ रहा है या नहीं आ रहा है, या सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। ऑल शिफ्ट एफ सेव, डबल सी सी एल एस, और npm रन है। कॉपी किया, डब्ल्यू टी, सक्सेसफुली कॉल्ड, और सारा डेटा जो आपके पास था वो आपके पास आ चुका है। क्लियर है? एक्सियोस और फेच दोनों क्लियर है? सही है। फटाफट से जो है, अब हमारे पास इतना कोई मुश्किल काम तो है नहीं, यूजर यहाँ रेंडर भी करा देते हैं, हो जाएंगे।
जी। बस, और कोई फर्क नहीं, सब एक जैसा ही है। सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज है, फेच में जो है आपका फेच लिखा हुआ है, एक्सियोस में एक्सियोस लिखा हुआ है, और उसके बाद डॉट गेट है, डॉट पोस्ट है, फेच में ये सब नहीं है। फेच में आपको बताना पड़ता है। ठीक है। तो आपके पास ये बड़ी बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन है, आप फेच के बजाय आप इसी को नोट यूज करो, और ये आपको हर चीज बताएगा। अगर मैं इसकी थोड़ी सी आपको डिटेल में लेके जाऊं बाद में, इंशाल्लाह हम जब एपीआई बनाएंगे किसकी, पोस्ट की, तो भाई डेटा कैसे भेजना है ये सब इंस्टॉल करने का बताया हुआ है। और इसके अलावा भाई प्रॉमिस के साथ करना है, प्रॉमिस के साथ करना चाह रहे हो उस तरह कर लो। ठीक है। ये इन्होंने पैराम्स के साथ बताया हुआ है। और इसके अलावा पोस्ट के जरिए पोस्ट रिक्वेस्ट, अगर डेटा कभी भेजना हो, ठीक है, तो वो सारा मामला भी इन्होंने बताया। ठीक है। तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत बेहतरीन है, इस पर जाकर आप सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे एक्सियोस। ठीक है। जल्दी से क्या करते हैं, एक स्टेट बनाते हैं, कॉन्स्ट दिस इज इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया यूजर्स लिस्ट, कॉमा सेट यूजर्स लिस्ट। ठीक है। एक और स्टेट बना देते हैं कि, चलो उसको भी बनाते हैं थोड़ी देर में। रेस, अगर हमें मिल जाता है डबल एंड, डबल एंड किया, सेट यूजर लिस्ट, सेट यूजर लिस्ट में क्या रख देंगे, रेस्ट डॉट डेटा, रेस है तो डॉट डेटा है तो डॉट, बस रेस्ट डॉट डेटा से हमारा काम है, रेस्ट डॉट डेटा। ठीक है। जैसे ही रिस्पॉन्स मिले तो सेट यूजर लिस्ट में रेस्ट डॉट डेटा को सेट करवा देना। ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर, H1 API। ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मंगवा लिया यूएल। सही है। अगर आपके पास यूजर लिस्ट है तो डॉट मैप, डॉट मैप, कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड, रिटर्न करवा दो एक एल को। उससे पहले आइटम और इंडेक्स रिक्वायर्ड, आइटम कॉमा इंडेक्स। ये ऊपर यूजर लिस्ट ही बनी हुई है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसकी जो टारगेट स्टेट है वो हमने रख दिया एम्प्टी एरे। ठीक है। एम्प्टी एरे, इनिशियल स्टेट रखनी जरूरी है। अच्छा, अब जो है यहाँ पर हमें आइटम मिलेगा, यहाँ पे हमें इंडेक्स मिलेगा, रिटर्न हमने करवा दिया एल। सही है। की का रोला डालेगा तो की लगा देते हैं, की में हमारे पास क्या क्या मिल रहा है, इंडेक्स यूज नहीं करेगा, आईडी मिल रही है, इट्स इंस्टेड ऑफ इंडेक्स आई एम यूजिंग आईडी, आइटम है तो डॉट आईडी। सही है। और यहाँ पर मैंने बता दिया आइटम है तो डॉट नेम, लियन ग्राहम, NAM, और शिफ्ट टैब। अब जरा देख लेते हैं हमारे पास क्या, सेव किया सक्सेसफुली, विथ इन सेकेंड्स आपके पास सारा डेटा अवेलेबल हो गया। और जो सारे 10 के 10 थे वो अब आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। क्लियर है। एपीआई कॉल भी क्लियर है, डेटा रेंडरिंग भी क्लियर है, मैपिंग वगैरह सब क्लियर है। ठीक है। अब आप चाह रहे हो यार थोड़ा सा, मैं देखना चाह रहा हूँ कि लोडर वगैरह पे अगर आ जाए
लोडर तो आप अच्छा वाला खुद बना लोगे, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी लिखना चाहें तो कैसे लिखें? ठीक है, क्या मतलब जी? यहाँ पे की क्यों यूज कर रहे हैं? सिर्फ एरर रिमूव करने के लिए। की हटा के देख लेते हैं। कब नहीं आता? हमेशा है। आप मैप लगाओगे, एरर नहीं है, पॉसिबल नहीं। सही है, यहाँ से हटा देते हैं। सेव किया। ई चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। हर एलिमेंट जो मेरे पास रेंडर हो रहा है मैपिंग के जरिए, उनमें कोई आइडेंटिटी लगाओ, ताकि मुझे पता रहे भाई इसकी आईडी ये है, उसकी आईडी वो है, उसकी आईडी ये है। सही है। वो ये रोलर डाल रहा है जिसकी वजह से हमने लगाया था। लगा लेते हैं, खामोश हो जाएगा, मसला नहीं करेगा। मसला अभी भी नहीं करेगा, लेकिन एरर सॉल्व हो सकता है तो कर लो भाई। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कहाँ पर? लोडिंग एरर दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, फटाफट एक स्टेट बना लेते हैं यहाँ पर। कॉन्स्ट इज इक्वल टू यूज स्टेट इज इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, और यहां पर मैंने बता दिया फॉल्स। ठीक है, एक लोडिंग स्टेट बना रहे हैं। आप इसको अपने तरीके से जैसे मर्जी बनाना चाहो। ठीक है, और यहां पर मैंने बता दिया लोडिंग कॉमा सेट लोडिंग। सही है। इसकी फंक्शनैलिटी को आप समझना। ये आपको बहुत ज्यादा जगहों पर इंशाल्लाह मार्केट में जाओगे तो इस तरह का काम हुआ हुआ नजर आएगा, जो कि इतनी आसानी से समझ नहीं आता कि यार ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लोडिंग और फिर सेट लोडिंग। ठीक है, मैं यहाँ पर आया। मैं जरा यहाँ पर थोड़ा सा कमेंट लिख देता हूँ। मैपिंग यूजर लिस्ट डेटा, और एक और यहाँ पे कमेंट लिख दिया लोडिंग कंपो या फिर लोडिंग एरिया सेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब एक दफा मैंने बता दिया यहाँ पर कि हम यूज कर लेंगे H3 को। अगर लोडिंग मिलता है, अगर लोडिंग हमें मिलता है तो उसके साथ साथ, सही है, उसके साथ साथ आप एक हमें जो है H3 दे देना। ठीक है, जिसमें हम बता देंगे डेटा इज लोडिंग। सही है। ये सब तभी नजर आएगा आपके पास लाइन नंबर 52, जब आपकी लोडिंग स्टेट इनेबल होगी। हर वक्त आपको नजर नहीं है। ठीक है, पूरे पेज पर आएगा। पूरे पेज पर मतलब पूरे पेज पर नहीं, उस सेक्शन पर आएगा। अब पूरे पेज के लिए यूआई बनानी पड़ेगी, वो आप बना लेना भाई। बताता हूँ मैं, इसको भी बता। पहले इसका काम तो कंप्लीट कर लें। जैसे ही ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, सही है, जैसे ही आपका सबसे पहले ये फंक्शन कॉल हो, उसके बाद सबसे पहले तो आप क्या करो? आप सबसे पहले सेट लोडिंग जो है उसको आप ट्रू करवा दो। सही है, उसको हमने ट्रू करवा दिया। यहाँ पे ये लोडिंग ट्रू हो गई कि हाँ भाई अभी डेटा, अभी एपीआई कॉल लगेगी, फिर वो गेट करेगा, फिर वो ये करेगा, तो पता नहीं क्या क्या। ठीक है, अब ये वाली लाइन हमारी थोड़ी सी खत्म हो जाती है। इसके बजाय अब हम लिख लेंगे इफ रेस्ट अगर हमें मिल जाता है तो फिर सबसे पहले हम ये काम करेंगे। सही है, और उसके बाद सेट लोडिंग को हम कर देंगे फॉल्स। फॉल्स। ऑल्ट शिफ्ट एफ। और अब हम जरा जाकर देखें। सेव किया। सही है। ये इतनी आसानी से दिखने वाला नहीं है, क्योंकि डेटा वो फौरन फौरन लोड कर कर आ रहा है। ठीक है, उसकी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जरा यहाँ पर आते हैं। नो थ्रॉटलिंग, मैं इसको कर देता हूँ स्लो फोर्ज। ठीक है, ताकि आपको 1 मिनट के लिए भी यहाँ पे वो H1 दिख जाए ना लोडर वाला, आपका काम हो जाए।
जबरदस्त। जबरदस्त हो गया। काम ऐसे होता है हमारा, काम जो हो रहा है वो इसी तरीके से होता है। बिल्कुल एक्यूरेट चीज जो है वो मैंने आपको बता दी है करके भी। और जिस तरह आपने लिखनी है, क्योंकि अब लोग बोलते हैं कि यार ये डबल एंड लगा हुआ है, ये नहीं समझ आ रहा, तो फिर उसके साथ ये रेंडर होना चाहिए, ये नहीं समझ आ रहा। इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर ये लाइन आपको नहीं समझ आएगी। इसका कॉन्सेप्ट ये है, डबल एंड लगा हुआ है कि अगर लेफ्ट ऑपरेंड पे जो स्टेट या जो भी आपका डेटा लिखा हुआ है, अगर वो ट्रू है तो राइट वाला दिखेगा, अगर वो ट्रू नहीं है तो राइट वाला नहीं दिखेगा। अब जैसे ही आपका डेटा लोड हुआ, थोड़ी देर के लिए आपको क्या दिखा, डेटा इज लोडिंग। लेकिन जैसे ही कंप्लीट लोड हो गया, उसके बाद हमने उसको फॉल्स कर दिया, तो ये हमारा सारा काम चला गया और आपको मैप वाला सारा काम दिख गया। क्लियर है? सही है। अब ऐसे करो, इसको पहले अपने पास चला के देख लो, हम आगे प्रोसीड करें। सही है, बिल्कुल प्रॉपर लोडर के साथ।